आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ये कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। वासुकी इंडिकस की जीवाश्म कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, पिछले महीने में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है, आने वाले एग्ज़ाम में हमारे काम आ सकती है, ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर वाइज है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो अपने को बताना है 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा आशा भोसले, केवल एक, और एक और भी दोनों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमको पता है कि ये अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन को इस बार ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? यह सम्मान 24 अप्रैल 2024 को अमिताभ बच्चन को दिया गया और दीनानाथ मंगेशकर स्मृति दिवस में का प्रतीक है। मतलब उनके फाउंडेशन चलती है और वो ये अवार्ड देता है। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, आशा भोसले वर्ष 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब लास्ट ईयर ये लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? आशा भोसले को मिला था। ठीक है, आशा भोसले को मिला था कब? 2023 में। और 2024 में किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही है, उनके ही बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिख रहा है? हाल ही में किसे गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ये कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो प्रयाग सचत, कन्हैयालाल मुंशी, अशोक शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड 2024 बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा अवार्ड। और बहुत सम्मान की बात है कि अंबिकापुर में रहने वाले आलोक शुक्ला को ये अवार्ड मिला है। किसके लिए अवार्ड मिल दिया गया है? हसदेव को के जंगलों को बचाने के लिए जो आंदोलन को डिज़ाइन किया गया, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहे थे? आलोक शुक्ला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आलोक शुक्ला जी को मिला। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वन आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.4 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाने हेतु प्रदान किया जा रहा है ये अवार्ड। ठीक है, हसदेव अरण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। हसदेव अरण्य क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 44% भू वन आच्छादित है, जो भारत के तीसरी सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। चलिए, इसमें आपके जानने लायक क्या है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है उसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये और किसको दिया गया है? ये आलोक शुक्ला को। ठीक है, हाल ही में भारत में विशालकाय सर्प वासुकी इंडिकस की जीवाश्म कहाँ से पाए हैं? वासुकी नाग के बारे में जानते हैं ना? ठीक है, कृष्ण भगवान की स्टोरी जुड़ती है इनसे कि वो डुबकी मार के वासुकी नाग का वध किए थे। वो एक पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हाल ही में भारत में विशालकाय सर्प वासुकी इंडिकस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये वासुकी के इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पदार्थ या वस्तु व उससे संबंधित क्षेत्र। इस साल जो जीआई टैग दिया गया है,
ठीक है, उससे संबंधित है, सही जोड़ी सुमेलित करना है। पर ये सही जोड़ी कहाँ सुमेलित करोगे? ओ, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। चलो आओ देखते हैं। जीआई टैग की वस्तु और क्षेत्र कहाँ के क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। काठिया गेहूं कहाँ का है? बुंदेलखंड, सांगली या वाराणसी। सितार या तानपुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड, सांगली या वाराणसी। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? वाराणसी का है, सांगली का है या बुंदेलखंड का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि सही जोड़ी सुमेलित करना था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हो गया है कि काठिया गेहूं जो है वो कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। देखो ये है काठिया गेहूं, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है काठिया गेहूं? बुंदेलखंड में, ठीक है। सितार कहाँ का है? सांगली महाराष्ट्र का है, ठीक है। सांगली महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? वाराणसी का है, ठीक है। तो देखो सितार हो गया, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। और तिरंगा बर्फी कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। तो आओ जीआई टैग के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले भौगोलिक संकेतक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग के रूप में दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मतलब अगर आपको एक बार ये मिल गया तो आपका 10 साल तक आपके माना जाएगा। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। पहला प्रोडक्ट था या पहली वस्तु थी जिसको जीआई टैग दिया गया था, वो क्या है? दार्जिलिंग चाय। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कैंसर मरीजों के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्या बोल रहा है? सीबीटी, डीबीटी या कार टी सेल्स थेरेपी या इंटरपर्सनल थेरेपी, ठीक है। अब इसको देखो, इसका सही आंसर क्या है कि ये क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेक इन इंडिया जो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, या सरकार की योजना चल रही मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के तहत एक थेरेपी का विकास किया गया है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो कैंसर होता है, देखो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया हमारे जब शरीर में घुसता है तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमारे सिपाही, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ रहती है? WBC में, वाइट ब्लड सेल्स में रहती है, ठीक है। WBC में रहती है। और WBC में एक T सेल्स रहता है। क्या रहता है? WBC के अंदर एक T सेल्स रहता है, T सेल्स रहता है। अब ये T सेल्स को जेनेटिक थेरेपी के माध्यम से हम ऐसा तैयार कर रहे हैं, जेनेटिक परिवर्तन कर रहे हैं इसमें, और ऐसा कर रहे हैं कि ये क्या करेगा, जो कैंसर के सेल्स रहेंगे, ठीक है, कैंसर के सेल्स रहेंगे, उसको डायग्नोस करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको खत्म करेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों काम कर रहा है, उसको पहचानेगा भी, उसको खत्म भी करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया टी सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया जो मूवमेंट चल रहा है उसके तहत इसको विकसित किया गया है, टी सेल्स को। तो ये कार टी सेल्स थेरेपी इसका सही आंसर है, ठीक है। कैंसर मरीजों के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी चालू की गई है? कार टी सेल्स थेरेपी। देखो ये वही चीज बताया जो मैं बताया हूं। चलो 6वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या बोल रहा है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, संजय जसजीत सिंह, रवनीत सिंह और रामदास कटारी, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वें क्रम का प्रमुख बने हैं। ये भारतीय नौसेना के 26वें क्रम के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और इसके पहले 25वें नंबर के प्रमुख कौन थे? आर हरि कुमार, ठीक है। तो 25वें नंबर के प्रमुख के बारे में पूछेगा तो कौन होंगे? आर हरि कुमार होंगे। और अभी वर्तमान में 26वें नंबर के प्रमुख कौन है? 26वें नंबर के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही चीज दी है, 26 स्टाफ के 26वें क्रम के प्रमुख है, पहले नौसेना स्टाफ, ठीक है। पहली बार मतदान करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति
सोम्पेन का संबंध किस क्षेत्र से है? सोम्पेन जनजाति का संबंध किससे है? ग्रेट निकोबार से, लक्षद्वीप से, नागालैंड से, तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तो आपको पता है इसका संबंध किससे है? ग्रेट निकोबार से है। ठीक है, ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार में जारवा, सैम्पेन, सेंटोलीज, 3-4 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। सेंटोलीज के बारे में बीच में पढ़े थे कि वो अपने टापू में किसी को आने नहीं देते, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में कितनी जनजातियाँ पाई जाती है? सैम्पेन, जारवा और सेंटोलीज। चलो इसके बारे में कुछ लिखे हैं क्या, देखते हैं इसको। हाँ, ग्रेट निकोबार के पीवीटीजी मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति सोम्पेन समुदाय की पहली बार मतदान किया है किसमें? लोकसभा चुनाव 2024 में। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है? 229। ठीक है, यह जनजाति मंगोलाइट समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंगोलाइट समूह से संबंधित है। पहला तो ये सोम्पेन जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरा, इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 229 है। और ये किस जनजाति से समुदाय से संबंधित है? मंगोलाइट समूह से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास गगन शक्ति, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? जामनगर में, ग्वालियर में, पोखरण में और कहाँ? कलाईकुंडा में, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो आपको पता है कि गगन शक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान के पोखरण में। कहाँ हुआ है? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, गगन शक्ति युद्धाभ्यास किसी दो देशों के बीच में नहीं हुआ है ना, आपको बता दूं। ठीक है, ये क्या हुआ है? हमारे जो हेलीकॉप्टर, ये सब जो मिसाइल या युद्ध वाले एयरक्राफ्ट थे, उन लोग आपस में क्या किए हैं? युद्धाभ्यास किए हैं। चलो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। गगन शक्ति युद्ध अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर जिला, राजस्थान में संपन्न हुआ है। मतलब ये क्या है? पोखरण में हुआ है, और ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। अभ्यास 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक चला। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लिया है? तेजस के बारे में जानते हो, मेड इन इंडिया है तेजस। राफेल में जानते हो कितना भी नाटक हुआ है, कहाँ का है? फ्रांस का है राफेल। ठीक है, सुखोई के बारे में आपको पता है, सुखोई कहाँ का है? सुखोई है रूस का। सुखोई हम कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। ठीक है, देखो ये राफेल कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। सुखोई कहाँ से लिए हैं? रूस से। जगुआर कहाँ से लिए हैं बताओ? जगुआर 2 देश मिलके हमको बना के दिए हैं, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलके बनाए हैं किसको? कौन? जगुआर को। ये ग्लोब मास्टर और चिनूक, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, ये कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से। ठीक है, तो ये चिनूक क्या है पता है? ये चिनूक जो है वो क्या है? अपाचे। चिनूक अपाचे क्या है? ये क्या है कि माल व्हीकल हेलीकॉप्टर है, मतलब जो सामान को लेके इधर से उधर जाता है ना। ठीक है, ये वही वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली हेतु प्रमुख परीक्षण एवं मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहली बात, स्पेस का मतलब वो अंतरिक्ष से मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हुआ है कि भारतीय नौसेना जो है हमारी, ठीक है, भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए, उनको आधुनिक रूप से संपन्न करने के लिए एक सेंटर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और ये सेंटर कहाँ है? केरल में। कहाँ है ये सेंटर? केरल में। ठीक है, तो स्पेस सेंटर जो बना है, देखो ये जो स्पेस सेंटर बना है ना, स्पेस है, देखो लिखा ही है SPAC। स्पेस सेंटर जो बना है वो कौन बनाया है? DRDO बनाया है, और ये भारतीय वायु, ये सब लोग का योगदान है इसमें। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भैया? स्पेस सेंटर में कुछ नहीं होगा। आप ये क्या होगा कि जो पनडुब्बियाँ रहती है, जो युद्धपोत रहते हैं, उसके लिए एक सेंटर होगा, उसमें उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसमें कुछ जो परिवर्तन की आवश्यकता होगी वो परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी-1, प्रहार, ब्रह्मोस-1 और अग्नि प्राइम। बताइए किसका किया है? ठीक है, तो DRDO ने किस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? अग्नि प्राइम का। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको पता है कि मिसाइल क्या होता है भैया? कुछ मिसाइल रहते हैं जो सरफेस टू सरफेस रहते हैं, कुछ सरफेस टू एयर रहते हैं, कुछ एयर टू सरफेस रहते हैं, कुछ एयर टू एयर रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अग्नि प्राइम।
इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। यह अन्य बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में हल्का है। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, 1000 से 2000 किलोमीटर है। पहली बार ट्रायल जून 2021 में हुआ था। ठीक है, अग्नि प्राइम 2 चरणों में कनस्तीकृत कंटेनर की तरह ठोस धातु जिसमें गोलाकार बारूद होता है। ठीक है, ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है। हमको क्या देखना है कि डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। कहां से किया है, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा रॉकेट इंजन हेतु कौन सा ईंधन विकसित किया है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा रॉकेट इंजन हेतु कौन सा ईंधन विकसित किया है। कार्बन, उड्मा, हाइड्रोजन, मोनो मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन सा विकसित किया है, कार्बन, सीसी बोलते हैं इसको, सीसी, भिलाई में है ना सीसी। ठीक है, तो वही सीसी बोलते हैं कि साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट इंजन के लिए कौन सा ईंधन विकसित किया है, सीसी। ठीक है, सीसी कंपोजिट कार्बन मैट्रिक्स के साथ कार्बन फाइबर के संयोजन से बनाया गया है। ठीक है, इसे नोजल भी कहा जाता है, इसे नोजल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, किसको, इसरो को। ठीक है, इसरो को क्या बोला है, जॉन एल जैक। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, राष्ट्रीय खोज बचाव पुरस्कार, वॉन करमन विंग्स पुरस्कार। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिला है, जॉन एल जैक पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। ठीक है, एक शीर्ष पुरस्कार कौन दिया है, अमेरिका। ठीक है, यह पुरस्कार कोलोराडो स्थित स्पेस फाउंडेशन के वार्षिक संगोष्ठी में भारत के महावाणिज्यिक दूत, ठीक है, डीसी मजूमनाथ को इसरो की टीम की ओर से प्रदान किया गया है। ठीक है, डीसी मजूमदार को कौन सा अवार्ड का क्या नाम है, जॉन एल जैक। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना गया, किस भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना गया है, कौन है ये, गोपी थोटाकुरा, राकेश शर्मा, सुनीता बांदला, प्रशांत नायर। तो कौन है, गोपी थोटाकुरा। ठीक है, क्या नाम है इनका, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, अबू धाबी, नई दिल्ली, मिस्र और चीन में। कहाँ आयोजित किया गया है, अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वही है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप सबको पता है। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2024 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, प्लैनेट टू प्लास्टिक। इसको याद रखना है, पृथ्वी दिवस की थीम क्या है इस बार, प्लैनेट टू प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण में होने वाले खतरों से प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान है, दूसरा। मैं आपको बता दूं कि सीमेंट उत्पादन में लगभग 50% प्लस उत्पादन कौन कर रहा है, चीन। और दूसरा नंबर किसका है, भारत का है या इंडिया का है, दूसरा नंबर किसका है, इंडिया का। हम लगभग 10% से थोड़ा कम उत्पादन करते हैं सीमेंट का। ठीक है, टोटल जो उत्पादन होता है विश्व में उसका 10% से भी कम का योगदान हमारा है, 50% से अधिक का योगदान किसका है, चीन का। तो हमारा रैंकिंग कितना है, दूसरे नंबर की रैंकिंग है हमारी। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 9.02% का वैश्विक भागीदारी में के साथ सीमेंट उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर में है।
कौन से नंबर में? दूसरे नंबर में। और चीन कौन से नंबर में? 50% से अधिक, मतलब 51.2% के वैश्विक सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ये जो उत्पादन में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, ये पीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ऐड किया हूँ। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? ठीक है, बिल्किस मीर, सीवंती आदिनाथ, पीटी उषा, राजलक्ष्मी सिंह देवी। तो हमारी कौन बनी पहली महिला जूरी सदस्य? कौन बनी है? बिल्किस मीर। ये कौन है? जम्मू कश्मीर की है। क्या बनी? जूरी मेंबर बनी है ओलंपिक की, बिल्किस मीर। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बिल्किस मीर कश्मीर की रहने वाली है। ठीक है, बिल्किस मीर कहाँ रहने वाली है? कश्मीर की रहने वाली है। भारतीय महिला कैनोइंग टीम की कोच थी। कैनोइंग मतलब क्या होता है? नाव, ये जो अपन देख रहे हैं ना, नाव। ठीक है, कैनोइंग ये रेस होता है, ओलंपिक में भाग लेता है। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2024 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है? 2024 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। पेरिस कहाँ पास है? फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और 2022 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2022 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? बीजिंग में। कहाँ हुआ था? बीजिंग में। और 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा? इटली में। 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा? इटली में। तो ये 2024 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है? फ्रांस में। 2022 का कहाँ होगा? बीजिंग में। कहाँ हुआ? बीजिंग में। और 2026 का कहाँ होगा? इटली में। ठीक है। भारत से कौन जूरी में का सदस्य बना है? बिल्किस मीर। ठीक है। आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.1%, 6.8%, 5.8%, 7.0%। तो आईएमएफ बोला है कि भाई साहब इस बार हमारा जीडीपी जो का ग्रोथ रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 6.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? ठीक है, कौन से स्थान पर है भैया सैन्य खर्च के मामले में? तो सैन्य खर्च के स्थान में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो हम कौन से स्थान पे हैं? चौथे स्थान में। पहले में कौन है? अमेरिका, यूएसए। दूसरे में कौन है? चीन। तीसरे में कौन है? रूस। और चौथे में कौन है? इंडिया। ठीक है, तो पहले में अमेरिका, दूसरे में चीन, तीसरे में रूस, चौथे में हम हैं। ठीक है, तो सैन्य खर्च में हमारा रैंकिंग कितना है? चौथा है। ये देखिए दे भी दिया है, यूएसए, चीन, रूस और भारत। योग रत्न अवार्ड 2024 में से किसे सम्मानित किया गया? योग रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आलोक शुक्ला, मनोज पाणिग्रहण और हेमचंद मांझी और नीरज चोपड़ा। तो आपको पता है कि योग रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मनोज पाणिग्रहण। ये मनोज पाणिग्रहण है, इनको सम्मानित किया गया है, मनोज पाणिग्रहण को योग रत्न अवार्ड 2024 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा है? ठीक है, गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, झगराखंड। तो आपको पता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा है? कुसमुंडा। पहला कौन है? गेवरा। गेवरा जो कोरबा में है वो देश का सबसे बड़ा कोयला खदान है, और कुसमुंडा देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान है। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुसमुंडा कोयला खदान 50 मिलियन टन कोयला का उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान बन गया है। एसईसीएल ने 2023-24 में 187.38 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। देश का सबसे बड़ा कोयला खदान गेवरा कोरबा है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये लिख लिए हैं अपन, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में कुषाणकालीन पुरातात्विक सामग्री किस जिले से प्राप्त हुई है? बिलासपुर, रायपुर, गरियाबंद और बस्तर। कहाँ से प्राप्त हुई है? रायपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, कुषाणकालीन सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? रायपुर से। देखो इसका पेपर कटिंग भी डाल दिए। जमीन से 20 फीट नीचे मिला बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं। ठीक है,
तो लगभग 20 फीट नीचे क्या मिले हैं, बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं। और तीसरी शताब्दी से संबंधित है, कुषाणकालीन 300 से अधिक तांबे के सिक्के मिले हैं। किस मिले, 300 से अधिक तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, 300 से अधिक तांबे के सिक्के मिले। और एक क्या हुआ, मघवंशी के होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। एक नए राजवंश का पता चला है, मघवंशी राजवंश, ठीक है, उसके भी होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है, पुरातात्विक कुषाणकालीन पुरातात्विक सामग्री रायपुर से मिला है, ठीक है। हाल ही में नेक द्वारा छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड का दर्जा प्रदान किया गया है? रविशंकर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। कौन सा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। A++ कैटेगरी का ग्रेड मिला है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है जिसको ये ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। वही बताया होगा नेक के बारे में कि भैया ये ग्रेडिंग देता है, A++ ग्रेड मिला है, ठीक है। पहली एकमात्र संस्था है जिसको ये ग्रेड प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। ठीक है, जीजीयू कब बना था? 1983 में। जीजीयू का निर्माण कब हुआ था? 1983 में। 2009 में इसको क्या हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में 70,000 साल प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? सरगुजा, रायपुर, बस्तर और बिलासपुर। कहाँ से मिले हैं? ठीक है, बस्तर से मिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग से 70 प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो ये सब जो प्रमाण आपको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बस्तर से मिले हैं, ठीक है। हाल ही में मानव विज्ञान सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग द्वारा शोध किया गया, ठीक है। और साक्ष्य कहाँ से मिले? पाषाणकालीन औजार, ठीक है, ग्राइंडिंग वाले पत्थर और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के तेताम गांव के लोग द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार मतदान किया गया है। यह कौन सा जिला है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव। इसका सही आंसर क्या है? बस्तर। ये बहुत बड़ी खबर रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। तेताम गांव है, वहाँ के लोग आज़ादी के बाद पहली बार क्या करने आए हैं? वोट देने आए हैं, ठीक है। मतलब वोट देने ऐसा नहीं आए हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचे ही सिस्टम हमारा भी है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग गुस्सा थे इसलिए वोट नहीं दे रहे थे, हमारा सिस्टम ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, तो पहली बार हम वहाँ तक गए हैं, तेताम गाँव, ठीक है। बस्तर से आपको देख रहे हैं इतनी न्यूज़ आ रही है नक्सलवाद के, और नक्सलवाद अपनी अंतिम यात्रा में है, ठीक है। हाल ही में किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? गेहूं, मक्का, धान और अरहर। क्या है इसका सही आंसर? धान। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है? जर्म प्लाज्म के लिए, सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए। यह है धान। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म संरक्षण व संग्रहण में बेहतर कार्य के लिए जर्म प्लाज्म शब्द को पौधे के प्रजनन, संरक्षण और अनुसंधान के उपयोगी बीज, पौधे व पौधे के हिस्से का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब जर्म प्लाज्म मतलब क्या होता है कि भैया जो पौधे का बीज है जिसमें अधिक अच्छे तरीके का प्रजनन, संरक्षण और अनुसंधान होता है, उसके लिए जर्म प्लाज्म शब्द का यूज़ किया जाता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 से। जीजीयू कब हुई थी? 1983 में। इसकी कब हुई थी? 1987 में हुई थी। वर्तमान में कुलपति कौन है? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सेंगर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली धूप घड़ी कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कांकेर। तो कहाँ है? बस्तर, सुकमा में स्थित है, ठीक है। तो धूप घड़ी कहाँ है? ये जगह है रामाराम है। राम वनगमन पथ जो है उसमें से एक स्पॉट क्या है? रामाराम है। यहाँ टोटल 66 स्पॉट बनाए गए हैं। ये एक प्रकार का बेसिकली रॉक गार्डन है।
रॉक गार्डन का निर्माण किया गया है जिसमें 66 स्पॉट है, इसमें से एक स्पॉट क्या है, ये धूप घड़ी। धूप के जैसे सूरज जैसे जैसे आकार लेते जाता है वैसे वैसे ये समय बताती जाती है धूप घड़ी। ये कहाँ बनाया गया है, सुकमा में। ठीक है, प्रदेश में पहली बार धूप घड़ी रामाराम सुकमा में स्थित है, जो प्रदेश में पहले रॉक गार्डन में बने 66 साइट में से एक है। धूप घड़ी समय का सूचक सूर्य के किरणों से, ठीक है ये सब। सरहुल कौन से माह में मनाया जाता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। बताइए भैया कौन से माह में मनाया जाता है, सरहुल कब मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। कौन मनाता है सरहुल, उरांव जनजाति बनाती है। कौन मनाता है, उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी CSPGCL को प्लांट लोड फैक्टर PLF 2023-24 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ को 84.5% PLF के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। CSPGCL 2023-24 में 21,068 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में चर्चित निरई माता के मंदिर गुफा कौन से जिले में स्थित है, निरई, गरियाबंद, कांकेर, धमतरी और बस्तर। कहाँ स्थित है निरई माता का मंदिर, कहाँ स्थित है, धमतरी में। कहाँ स्थित है, धमतरी में है निरई माता का मंदिर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है, निरई माता गुफा तहसील धमतरी में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के प्रथम रविवार को गुफा स्थित रहती है निरई माता का। देखो होता क्या है, निरई माता क्या है, जो धमतरी में स्थित है, ये जो हमारी निरई माता, ठीक है, निरई माता जो है, निरई माता का जो गुफा है वो होता है ये धमतरी में एक पहाड़ी है जहाँ इनका मंदिर है निरई माता का। अब ये बोला जाता है कि साल भर अदृश्य रहती हैं ये। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन देती है चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को। ठीक है, चैत्र नवरात्रि जब चालू होगी उसका जो भी पहला रविवार होगा उसमें निरई माता का दर्शन होता है। वहाँ मेला टाइप का लगता है, पूरे श्रद्धालु उनके दर्शन करने जाते हैं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि निरई माता का दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप इसके पीछे की स्टोरी जानने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा कि निरई माता जो थी वो एक गुफा में रहती थी और बैगा समुदाय का एक व्यक्ति उनका भक्त था और उनकी बहुत सेवा करती थी। निरई माता उस बैगा जनजाति का जो उनका पुजारी था या उनका जो शिष्य था या उनका भक्त था, उनको अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी और पुत्र की तरह प्यार करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनको दुलारती थी, उनके साथ आत्मीय संबंध था निरई माता का। और ये जो बैगा जनजाति का जो पुजारी था निरई माता का, उसकी वाइफ को ये संबंध रास नहीं आया। और जब निरई माता को इसके बारे में पता चला तो निरई माता ने ये बोला कि मैं किसी भी महिला को कभी नहीं देखना चाहती अपने आसपास। ठीक है, तो वहाँ के जो समुदाय है, वहाँ के जो लोग हैं धमतरी के, उनमें ये मान्यता है कि निरई माता का महिलाओं से बोली थी वो मैं कभी नहीं देखना चाहती, इसलिए उनके मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये हमारा जो बस्तर है, बस्तर में ऐसे बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं, संस्कृति है जो अचंभित भी करती है। और आप जब भी अगर कभी मौका लगे कि चैत्र नवरात्रि में निरई माता का दर्शन करने का, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे 10,000 लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनके दर्शन करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में सकल नारायण मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो सकल नारायण है, सकल नारायण मेले का आयोजन किस जिले में संपन्न होता है? बीजापुर, बस्तर, कांकेर और कोंडागांव। ठीक है, तो कहाँ होता है ये सकल नारायण मेले का आयोजन? ठीक है, तो ये होता है बीजापुर में। कहाँ होता है? बीजापुर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये मेले का आयोजन होता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं अपन, आइए। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र के कृष्ण पक्ष में द्वादशा मतलब 12वें दिन से लेकर
चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन तक चलता है। ठीक है, मतलब चैत्र में 2 पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के 12वें दिन चालू होगा और शुक्ल पक्ष के पहले दिन तक चलेगा। सकल नारायण मेला भोपालपट्टनम के बीजापुर में आयोजित किया जाता है, ये तो अपन देख लिए। ठीक है, सकल नारायण पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? सकल नारायण। ये पीएससी में ये भी पूछता है सकल नारायण पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो नारायण देख के नारायणपुर मत मार देना भाई, ये कहाँ है? बीजापुर में है। ठीक है, जहाँ सकल नारायणपुर गुफा भी अवस्थित है और इस गुफा में सकल नारायण का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया कंप्लीट। वीडियो थोड़ा तेज़ था, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा कम रखें और एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।